हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर एदुरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज की क्लास हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बेसिकली फर्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले आप लोगों के पास सिर्फ एक सिलेबस डिस्कशन होगा, तो कह सकते हैं इस लेक्चर से हमारा ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बस स्टार्ट होने जा रहा है। इसका कोड है हमारा BCE 301। आज की क्लास में देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है, जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर मैं शॉर्टली बात करूं तो सब्जेक्ट का हमें अगर मीनिंग ही नहीं पता है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ना वेस्ट हो जाता है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, देन उसके बेसिक्स दो देखेंगे हम मैकेनिक्स के बाद हमारी इक्विलिब्रियम और रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट देखेंगे। देन हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको 2 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकता है। एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी आपको, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताया था शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपको 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो बाकी के हम क्या करना है, हमें पढ़ना सब कुछ अच्छे से है, बस जो मैं हाईलाइट कराती जाऊं, जैसे अभी ये दोनों टॉपिक मैंने आपको बताया, उन्हें थोड़ा और अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो उसके बाद हमारा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, ये हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली एग्जाम में ये लॉ भी पूछी जाती है और पर बेस न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। नॉट 7 मार्क्स, आपका पेपर 7 मार्क्स का नहीं होगा, यहाँ आएगा 10 मार्क्स हमारा, ठीक है। बाकी अगर आने वाले समय में एग्जाम से पहले चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर सीधा लॉ भी हमसे पूछी जाती है और हमसे इस पर बेस न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है मैकेनिक्स में, इस सब्जेक्ट में, कि इसको तो हमें गलती से भी नहीं भूलना है कि अगर हमसे कोई पूछे तो हम सोते सोते भी ये टॉपिक बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर इसी के ऊपर जो हमारी पैरेललोग्राम थ्योरम है, जो हम अभी पढ़ के आएंगे, उस पर बेस 1-2 न्यूमेरिकल है, देन उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। तो आज की क्लास में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक में। सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है, देखो आप लोगों ने अगर मिल जाएगा, हो सकता है कुछ लोग ये सब्जेक्ट का लेक्चर पहले देखें, कुछ एफएम का लेक्चर पहले देखें। ये जितनी चीज इसमें जो डायनामिक्स है, काइनेमेटिक्स है, ये मैं हमारे फ्लूइड सब्जेक्ट में भी है मैकेनिक्स, उसमें भी बता चुकी। तो वहां से अगर आपने वो थोड़ा डीप में देखा होगा तो यहाँ इजी होगा, मुझे नहीं लगता मेरे बताने की जरूरत होगी। आप लोग अगर वो लेक्चर आपने देख लिया है इसे देखने से पहले, तो आप खुद ये आंसर कर लेंगे। यहाँ पर आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ बेसिक सब्जेक्ट विच डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडीज। जो हमारे रिजिड बॉडी, उन पर जो भी इफेक्ट लगते हैं, किसके, जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके। अब एक्सटर्नल की बात आएगी, इंटरनल की बात आएगी फोर्सेस की, वो भी हम देख लेंगे कौन से फोर्सेस की बात आ रही है, ठीक। तो ये तो है फोर्सेस के साथ, लेकिन ये क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशन। तब जब उस पर कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल डिस्टरबेंस हो। डिस्टरबेंस, अगर हमने कोई फोर्स लगाया है तो तब भी बॉडी में डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। डजंट मैटर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, मीडियम हो रहा है, बट मूवमेंट हो रहा है। तो हमारे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से भी जो मूवमेंट आ रहा है, वो भी तो हमारा मैकेनिकल डिस्टरबेंस होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो फोर्सेस आते हैं उसकी इफेक्ट देखते हैं। किस पे देखते हैं, जो हमारी बॉडी है रेस्ट में हो और मोशन पे हो, उसमें जो भी मैकेनिकल डिस्टरबेंस आ रहे हैं उनको हमें देखना है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। फिर हमारे अब स्टैटिक में क्या होता है, डायनामिक में क्या होता है, मैं उसमें बता चुकी हूँ। डायनामिक्स में हमारे
फिर से अगेन 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, इस पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखो जो द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिवाइडेड, जो मैंने अभी आपको बताया है, स्टैटिक और डायनामिक किया गया है। अब स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक सब फोर्सेस के साथ तो डील कर रहे हैं, लेकिन कैसे? तो स्टैटिक है वो जो फोर्स के साथ डील कर रहा है, जिस बॉडी में जो डिस्टरबेंस हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका इक्विलिब्रियम में हो रहा है तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी कैसी होगी, रेस्ट में होगी, स्टैटिक के केस में। अब डायनामिक के केस में क्या होगा, जो बॉडी है, स्टैटिक के केस में जो बॉडी रेस्ट पर होंगी उस पे हम फोर्सेस हो गए, इफेक्ट हो गए, एफर्ट्स हो गए, जो भी हो गए, स्टडी हो गई, वो सारे स्टैटिक्स के अंदर आता है। डायनामिक में जो बॉडी मोशन में है और मोशन में रहने के बाद हम उसकी जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारी डायनामिक के अंदर आ गई। अब क्योंकि डायनामिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, तो जो काइनेमेटिक्स होता है वो क्या करता है, और जो हमारे मोशन हो रहे हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं जो पर्टिकुलर बॉडी पर मोशन लग रहे हैं। और काइनेमेटिक में मोशन और उसकी कॉजेज दोनों कंसीडर की जाती है। कहने का मतलब है काइनेमेटिक्स में कॉजेज कंसीडर नहीं की जाती हैं, लेकिन काइनेटिक्स में मोशन के साथ साथ उसकी कॉजेज की भी हम स्टडी करते हैं, ठीक। देन हमारा आता है बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स। ये एक तरीके से कह सकते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो चीज़ें अगर भूल गए हो तो उसके लिए लेकर आई हूँ, देख लेना, एग्जाम में एज सच आना नहीं है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते क्योंकि पता नहीं होता है क्या आ जाए, ठीक है। बट हाँ, जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको बहुत अच्छे से कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, करना सब कुछ है बट उनको हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि हम थ्योरी वाला पोर्शन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल स्किप कर देते हैं, जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आता है, तो सॉरी, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल स्किप अगर आप करेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे बैक आने के, कि इसमें हाँ थ्योरी ज़्यादा आ जाए तो वो आपका लक है, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान में रख के स्टार्टिंग से ही अच्छे से स्टडी करते रहना। फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में हम कह सकते हैं कि आपका थ्योरी से शायद काम चल जाए, और चल भी जाता है, तो उन बच्चों के लिए है जिनको न्यूमेरिकल पार्ट उनका थोड़ा वीक होता है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ पास नहीं होना है, हमें यहाँ पर अच्छे मार्क्स भी लाने हैं पास होने के साथ साथ, तो ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग से अच्छे से ही देखते चलिएगा। जहाँ जिस तरीके की दिक्कत आए मुझे बता देना, देन मैं सारे डाउट्स एक साथ, जब 4-5 डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक दिन सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। बट न्यूमेरिकल साथ साथ लगाते जाइएगा, मैं जितने न्यूमेरिकल कराऊँ सिर्फ उतने नहीं करने हैं, आपके पास भी कोई सोर्स होगी स्टडी की, आप उससे अदर न्यूमेरिकल्स भी करिए, और पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी क्लास में, ठीक है। वापस से आते हैं बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स में। बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स में बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सब 9th 10th पढ़ के आ चुके हैं। इट स्टेट दैट एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज टू चेंज दैट स्टेट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ क्या कहती है कि कोई भी बॉडी कॉन्टिन्यूअसली रेस्ट में होगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी पर्टिकुलर पाथ पे, एक स्ट्रेट लाइन में, या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन वो तब तक रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। और अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो चेंज होता है, कुछ भी हो सकता है, वो पूरी, अगर वो मोशन में है तो वो रुक भी सकती है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहती है कि जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस अगर हमने ज्यादा लगाए हैं, मोर देन वन, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी पर जो लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि अगर किसी कोई बॉडी पर्टिकुलर पाथ पर चल रही है, फिर जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स निकाल लो,
तो वो जो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है, हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, उससे अलग डायरेक्शन में अभी बात नहीं। तो जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है उसमें जो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो कुछ चेंज भी आएगा। तो जो चेंज आएगा मोमेंटम में, जिस रेट से वो चेंज आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम डायरेक्शन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देन आता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमें पता है, हर एक ना हमने क्या करा, इसमें लिखा हुआ है एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जितने अगर यहाँ बात करो पर्टिकुलर हमने फोर्स लगाया है किसी बॉडी पर, तो वो बॉडी भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी जिससे कि वो बॉडी जहाँ है वहीं रहे, इधर अपनी पोजीशन ना चेंज करे। लेकिन अगर हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हो गया हमारा एक्शन, इंटरनल फोर्स हो गया हमारा यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो हमारे इंटरनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो हम अपनी पोजीशन हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं एक्शन और रिएक्शन, तो वो बॉडी जहां है, जैसी है, जिस कंडीशन में है वैसे ही रहेगी। अगर वो कॉन्टिन्यूसली एक स्टेट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ सेम स्पीड में मोशन में है, तो आप उस पर अगर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेम लग रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट पर रहेगी। ये चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई हमें अगर एक हाथ से पकड़ के हमें खींचना है, कोशिश करते हैं हम ना खींचे, हम पूरी ताकत लगाते हैं कि हम जहां हैं वहीं रहे, और वो ताकत उतनी होनी चाहिए जितना सामने वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक, एक्शन का रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये शायद आपको नहीं लगे, वैसे तो पढ़ी होगी ये भी। क्या, इट स्टेट दैट टू बॉडीज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। दो बॉडी आपस में एक दूसरे से, एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, ये बॉडी एक दूसरे से अटैच हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है एकदम चिपक गई, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे पास आ रही होंगी। देन अलोंग देयर कनेक्टिंग लाइन विद द फोर्स, कोई फोर्स लग रहा होगा, अब ये और ये अगर एक दूसरे के पास आने वाली है तो इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी तो ये एक दूसरे के पास आएंगी ना। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगी, जो प्रोडक्ट होगा दोनों बॉडीज के मास के, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये है, ये समझ लो, ये एक है, इसका सेंटर हमारा ये है, एक बॉडी नंबर 1 इधर है, बॉडी नंबर 2 इधर है। तो जब ये दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये इधर जा रही होगी और ये इधर जा रही, ठीक है। अब ये तो जा रही है कनेक्टिंग विद द फोर्स, अब सेम पाथ पे जा रहे होंगे, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के। मास है m से रिप्रेजेंट कर दिया m1 m2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्स हम जो निकाल रहे हैं विच मीन m1 इंटू m2 प्रोडक्ट के। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस हमने स्मॉल r ले ली, ठीक है, तो सेंटर से डिस्टेंस भाई दोनों इक्वल, ये भी r हो जाएगी और ये भी r हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आएगा, तो वो हमने लिया है कैपिटल G। तो क्या है वो हमारा F इज इक्वल्स टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 क्या है वो अब सबको पता चल गया होगा, r भी पता चल गया होगा। वहां यहाँ पर हमारे पास जो G है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, तो हटा देते हैं। देन आगे जब हम बढ़ेंगे इसको हमें ध्यान में रखते हुए, ये बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं सो दैट आगे जब हम फोर्सेस की स्टडी करेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें,
न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, अपने कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। तो कह सकते हैं कि रिमाइंडर की तरह हो सकता है कि इसमें से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन से हमें 2 पर्टिकुलर टॉपिक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाए। अब साथ में ध्यान रखते रहना है, क्योंकि मेरा होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बताते चलो, एंड टाइम पे भी बताओ जब एग्जाम आने वाले होते हैं समय पहले, बट अगर हम साथ साथ भी बताएं तो उसमें फोकस अच्छा हो जाता है, जो रेगुलर स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट, when 2 or more than 2 forces act on a body in such a way that the body remains in a state of rest और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर किसी बॉडी पर 2 या उससे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, अगर किसी बॉडी पर 2 या उससे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो जो बॉडी है या तो वो रेस्ट में रहेगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन में लगने का मतलब है एक्सेलरेशन नहीं है। उस कंडीशन में हमारा क्या है, देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी भी बॉडी पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो और उसके बाद हमारी बॉडी या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, इस तरीके का जब सिस्टम बनेगा तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब बॉडी एक्ट कर रही, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं आगे देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं। then vectorial sum of all the forces is known as resultant। वेक्टोरियल, जब हम पैरेललोग्राम करेंगे ना लो, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा वेक्टोरियल क्या है। वैसे तो सारे फोर्सेस का सम कह लो आप, या सम नहीं बोल सकते, रिजल्टेंट है, अभी बता दूंगी आगे। तो जब हमारी बॉडी एक्ट कर रही है किस पर, जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहा है उस पर, तो जो विक्टोरियल सम होगा सारे फोर्सेस का, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। Hence, resultant refers to the single force which produce the same effect as is done by the combined effect of several forces। जब ये रिजल्टेंट निकल के आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई सिंगल फोर्स है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पर्टिकुलर बॉडी पर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है, अ नंबर ऑफ फोर्सेस मे एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ मैनर दैट द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या था, 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे थे, तब हमारी बॉडी या तो रेस्ट में थी या यूनिफॉर्म मोशन में थी, उसको हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया था। बट अगर हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो जो रिजल्टेंट आएगा सारे फोर्सेस का, वो चेंज कर देगा स्टेट, या ना तो वो रेस्ट में, और जो यूनिफॉर्म मोशन था उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। सिंगल फोर्स में हैव टू बी अप्लाइड टू द बॉडी टू ब्रिंग इट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ वो सिंगल फोर्स कैसे आया था, रिजल्टेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो जब हम वो अप्लाई करेंगे तो ये जो सिंगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस सिंगल फोर्स को हम कहते हैं इक्विलिब्रियंट। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियंट होता है, इक्विलिब्रियंट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो मैंने बताया कि रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं, तो ये याद रखना, जो इक्विलिब्रियंट होता है वो या तो इक्वल होगा या अपोजिट होगा किसके, जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आएगा फोर्सेस का, उसके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, अगेन 2 मार्क्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, अब आप ये चलो इसके साथ साथ करेंगे हम। हमारे जब भी कोई पॉइंट, व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पॉइंट है उस पर अगर हमने कोई फोर्स एक्ट कराया है तो वो क्या करेगा बॉडी को। भाई ये पेन है, पेन पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगी, इस समय ये जहां पर है, क्या फोर्स लगाने के बाद भी यही रहेगा? हाँ रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक ये जो अपना सेल्फ या फिर ये मैंने एक्शन किया, फोर्स लगाया, तो ये रिएक्शन देगा ये रुकने की। अगर मैंने उसके रिएक्शन से ज्यादा फोर्स लगाया तो ये आगे जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहली वाली चीजें भूल जाओ,
ये वाली अभी क्या कह रही हूँ मैं, ये इसका पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया, अभी इस पेन रेस्ट में है, उसके बाद इसकी जो कह सकते हैं प्लेस है वो शिफ्ट हो गया, आगे बढ़ गया, है ना, यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, तो जो ए पॉइंट यहाँ था वो चेंज होकर बी पॉइंट हो गया, फोर्स हमारा, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जब हम पॉइंट पे किस फोर्स एक्ट कराते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो शिफ्ट हो जाएगी किसी दूसरे पॉइंट पे। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी जो लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, जो पाथ था वो पाथ तो सेम रहा, पाथ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसी डायरेक्शन भी यही थी, पाथ भी यही था, यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ गया, पाथ भी हमारा सेम रहा है, तो ठीक है, तो ये किसी दूसरे पॉइंट पर तो जाएगा, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो चेंज नहीं होगी, ठीक, एंड देयर अकर नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा भाई, फोर्स लगाया आगे बढ़ा वो सेम रहा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। दिस implies that a force acting at a point on a body may also be considered to act at any other point along its line of action without changing its effect on the body। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये पॉइंट है, यहां फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लगने के साथ साथ क्या हुआ, अब मैंने फोर्स अप्लाई करा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन पाथ सेम रहा, पाथ सेम रहने के साथ साथ जो मैंने बताया था मैं ये लगा रही हूं तो ये खुद भी तो प्रोड्यूस कर रहा होगा उसको रोकने के लिए, तो हमारे पास यहां आ जाएगा, ठीक। अब ये जब आगे इसकी पोजीशन बढ़ेगी, जो यहाँ है हमारे पास इसमें, अब हमारा ये शिफ्ट हो गया, ये आ गया, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सब कुछ सेम रहा, तो कहने का मतलब है जो फोर्स हमारा यहाँ था P, ये भी हमारा जो P1 आया P2 आया ये भी इक्वल रहेंगे, कोई इफेक्ट में नहीं आएगा, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये तीनों डायग्राम आप ध्यान देख लो, क्योंकि आगे के लिए देखना है, ए बी पॉइंट है, ए पर फोर्स अप्लाइड करा, ये उसका अपोज कर रहा था, देन बी से ये आगे हमारा एक्सटेंड, ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, देखो ये इक्वल, यहाँ अगर मैं नॉर्मली बात करूं इक्वल अमाउंट की फोर्स लग रही है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, अगर इसको मैंने प्लस लिया इसको माइनस लिया, सेम अमाउंट में फोर्स है, तो ये उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये फोर्स बचेगा P2, जो किसके इक्वल था, हमारे स्टार्टिंग के फोर्स के, तो हम कह सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P, सारे फोर्स इक्वल हैं। एक चीज याद रखना, जब हम आगे करेंगे तो अगर ये डायरेक्शन है, साइन में आपको बता दूंगी, कहने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स हम अपोजिट साइन के साथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले अगर मैं निगेटिव साइन के साथ लूंगी, तो ये अपवर्ड वाले मैं सारे पॉजिटिव साइन के साथ लूंगी, ठीक, और अगर सेम अमाउंट में है, सपोज ये -50 था, ये +50 था, तो इससे तो यही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हमने जो मैंने बताया वही डायग्राम में जो है वो यहाँ थ्योरी में लिखा है, एक बार देख लो। कंसीडर करा हमने एक फोर्स जो एक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर, रिजिड बॉडी है, बी उसका दूसरा पॉइंट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वहां पर, ठीक है, और फोर्स पी का सेम। अब बी पर हमने क्या करा, अप्लाइड टू अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स, अपोजिट, बी पॉइंट घेरा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट फोर्स होगा, अपोजिट फोर्स अप्लाई करे एंड कोलिनियर विथ पी, पी के साथ में ही जा रहे हैं, सच एन एप्लीकेशन विल इन नो वे अल्टर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्स, ठीक, इसको चाहे करो मत करो छोड़ दो, वही सब लिखा हुआ है। अब ए पॉइंट पर आते हैं, ए पॉइंट पर हमारा फोर्स पी है, पी है, ये रहा पी, इसको चाहे तो यहां लिख भी लो, और यहां आ गया हमारा P1, P और P1 है, ले इक्वल है लेकिन अपोजिट हैं, के साथ अपोजिट होने के साथ साथ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ एक फोर्स बचेगा जो P2 है, सारे फोर्स इक्वल ही हैं, तो P2 P के इक्वल हो जाएगा जो B पर है।
अब ये हमें क्या बताता है कि force acting at any point on a body may also be considered to act and at the other point along its line of action without changing its effect on the body। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आगे हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो हम सेम फोर्स को इक्वली आगे लेकर कंसीडर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर डेली लाइफ ऑल्सो, सो दैट हमें टाइप ऑफ फोर्सेस जब हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पता होना क्या है। 2 मार्क्स में अगर पूछा तो नेम लिख देना, ये लिख देना सफिशिएंट है, और 10 मार्क्स में तो भाई पूरा हमें करना है। ठीक, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन के और डिफरेंट मैग्नेट के, और किसी बॉडी पर लग रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक क्या बनता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्रिएट होता है। जब हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हो जिनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो, जिनकी डायरेक्शन भी अलग हो, तो ये पूरा कंक्लूड सिस्टम ऑफ बन जाता है। अब हमने क्या करा, कंसीडर करा हमने एक प्लेन जिस पर सारे फोर्सेस अप्लाइड करेंगे और उनकी पोजीशन लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस। ठीक, अब ये देख लो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, ये कोप्लानर फोर्सेस और नॉन कोप्लानर और स्पैशियल फोर्सेस। ठीक, जो हमारे कोप्लानर फोर्सेस होते हैं वो अगेन 3 टाइप के होते हैं, कॉन्करेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स, लाइक और अनलाइक फोर्स। ठीक, कोप्लानर फोर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। ठीक, और पैरेलल फोर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक। ठीक है, के बाद आता है हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का सेकंड पार्ट है, नॉन कोप्लानर और स्पैशियल फोर्स, जो 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। ये भी होता है कॉन्करेंट, पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल, सेम ही है, बट ये किसके साथ अटैच होगा, कोप्लानर और नॉन कोप्लानर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सबसे पहले आता है नॉर्मल। सबसे पहले हमारे पास आता है कोलिनियर फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमें पता है। ठीक, अब हम देखते हैं कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्सेस, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। जितने भी फोर्सेस लग रहे हों इस पर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो या कैसे भी लग रहे हैं, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सेम लाइन होनी चाहिए, सेम लाइन के साथ साथ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे हम रस्सी खींचने वाला गेम होता है, टीम बनी हुई होती है, एक इधर एक इधर, सेम अमाउंट एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करा जाता है, बस वही हमारा यहाँ पर है। एग्जाम्पल भी साथ में मेंशन है, हमारा फोर्स ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वॉर। सेकेंड आ जाता है हमारा कोप्लानर पैरेलल फोर्स। जब हमारा सेकेंड फोर्स, अब हम देखें कोप्लानर पैरेलल फोर्स में क्या होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है सारे फोर्सेस का, वो एक दूसरे के कैसे है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, पैरेलल। ठीक, पैरेलल रहेगा एक दूसरे के, एंड लाई इन अ सिंगल प्लेन, और एक सिंगल प्लेन में होगा। फिर अब वो प्लेन हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, कैसा भी हो, एक सिंगल प्लेन में होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया कोलिनियर, जो हमने पीछे देखा था कोलिनियर होता क्या है। सेकंड हमारा है कोप्लानर पैरेलल फोर्स, जिसमें हमारे सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये रही रिएक्शन। अगर एग्जांपल देखना है तो सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन अ बीम, वर्टिकली बीम, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे,
पता चल जाएगा। वैसे थोड़ा सा आगे जाके मैं भी बता दूंगी क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉप्लैनर कॉनकरेंट फोर्स। थर्ड क्या होता है, सारे फोर्सेस हमारे जो हैं एक प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन हमारी चेंज हो सकती है, बट उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास आउट होगी, जो यहाँ आपको दिख रहा है। सारे फोर्सेस एक सिंगल वन पॉइंट से हमारे लाई कर रहे हैं। द पॉइंट वेयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस मीट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ फोर्स सिस्टम। अब अगर कोई आपसे पूछे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है, तो आप लोगों में से कोई ऐसा ना हो पता ना हो क्या होती है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सबसे पहले रिपीट कर देती हूँ वापस से, कॉप्लैनर कॉनकरेंट फोर्स में ऑल फोर्सेस जो हमारे सेम प्लेन पर हैं, सारे फोर्सेस लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन उनका जो है लाइंस है वो सारी एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिलेंगी, और वो पॉइंट जहां पर हमारे सारे लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस के आके मीट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं फोर्स सिस्टम की। ये चीज हमें रोड रेस्टिंग अगेंस्ट ऑन अ वॉल जो दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सपोर्ट्स के लिए खड़े रहते हैं, वहां आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड चीज, अब आप कहेंगे कि जब इसका फ्लो चार्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे सारे नेम है नहीं, आगे जिसकी जैसे जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने कंटेंट के अकॉर्डिंग टू सिलेबस रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक में आपको उतना मिलेगा, तो उससे बेफिक्र रहिएगा कि हमारे पास ये चीज़ है। पेशेंस बना के रखिएगा, आगे आपको डिटेलिंग मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ टाइप ऐसे होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो उनको मैं लॉन्गली मतलब डिटेल में वो टॉपिक्स हम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉप्लैनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। और फोर क्या होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो सेम प्लेन, ये हमारा प्लेन है, सारे फोर्सेस सेम प्लेन पर तो लाई करेंगे, लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी सिंगल पॉइंट से पास नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था हमारा जिससे ये सारे पास कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर प्लेन तो सेम है, लेकिन जो पॉइंट है लाइन ऑफ एक्शन का वो किसी सिंगल पॉइंट पर नहीं पास करेगी। तो यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप सारे देख सकते हैं। ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, फोर्स ऑन अ लैडर रेस्टिंग अगेंस्ट वॉल एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रंग which is not at its center of gravity, obvious वो ऊपर नीचे का ही सकता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अगर आप एग्जाम्पल भी लिख कर आते हैं डायग्राम के साथ साथ तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और अच्छे नंबर हमें थ्योरी में फुल मार्क्स मिलना, 10 में से 10 मिलना पॉसिबल नहीं होता। 9 मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है, 9 भी नहीं 8 आप लेके चलो, 7 8 7 इस कंडीशन में जब हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें लिख कर हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन कॉप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स। हमारे पास क्या है, सारे फोर्सेस सेम प्लेन पर नहीं है, लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सारे फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्सेस हो सेम प्लेन पर, किसी एक प्लेन पर नहीं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक सेम पॉइंट पर होगा। जैसे यहाँ ये हमारे पास एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन हो गई, एक मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है, एक मुझे जेड और वाई के बीच में मिल रहा है, अब एक मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा है, लेकिन इनका पॉइंट हमारा लाइन ऑफ एक्शन सेम है। जैसे फोर्सेस ऑन अ ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा, और सर्वेइंग में अगर आप करेंगे तो अपने कॉलेजेस में जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सर्वेइंग में हमारे पास ट्राइपॉड के ऊपर टेलीस्कोप होता है और भी टैकोमीटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कॉप्लैनर कॉन्करेंट, नॉन कॉम्प्लैनर एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स में क्या होता है, जितने भी फोर्सेस हैं भी यहाँ पर फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन पर लाई नहीं करेंगे और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पर नहीं मिलेगा। हमारे पास नॉन कॉम्प्लैनर कॉन्करेंट फोर्स में था
कि डायरेक्शन अलग अलग होगी। कहने का मतलब है सेम प्लेन में नहीं होंगे लेकिन सिंगल पॉइंट पर मिलेंगे। लेकिन नॉन कॉम्प्लेनर और नॉन कॉन्करेंट में ना तो वो सिंगल पॉइंट पर मिलेंगे ना ही उनकी डायरेक्शन प्लेन सेम होगा। तब एक्स वाई जेड हमारे पास यहाँ ये रहा। अब आप प्लेन्स देख लीजिए, कोई कहीं किसी के साथ ना तो सेम, हर एक फोर्सेस का एक एक्स वाई में है, एक एक्स जेड में है और वाई जेड में भी है हमारे, और ना ही हमारे सेम लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे फोर्स लग रहा होता है मूविंग बस पर। अब आ जाता है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना मोस्ट आप बना सके टॉपिक को उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बना लीजिए फॉर योर एग्जाम। आपको 10 मार्क्स और न्यूमेरिकल मिलता ही है, या फिर ऐसा हो जाएगा इसके साथ साथ वापसी ये भी पूछ लिया होता है ना। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी पैरेललोग्राम ऑफ लो जो फोर्सेस है वो, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है, ये छोटा है। तो वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में क्वेश्चन बना के दे देते एक ही क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसके अंदर ए और बी 2 क्वेश्चन है और हम 10 मार्क्स का 10 मार्क्स, और हमें क्या करना होता है, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। तो इस 1 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक पार्ट ये दे दिया और एक पार्ट ये दे दिया, एक पार्ट में ये दे दिया और दूसरे पार्ट में न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं या कुछ अदर टॉपिक भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो सिर्फ ये मत सोचना कि इतना कंटेंट 10 मार्क्स में नहीं देंगे, लग अच्छा हुआ तो शायद 10 मार्क्स में भी। खैर आगे की बात है, हमारा मेन फोकस तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है और उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हम क्या पता लगाने के लिए करते हैं, जो हमारे रिजल्टेंट हैं 2 फोर्स के बीच में जो किसी पॉइंट पर प्लेन पर लग रहे हैं और एक दूसरे से इंक्लाइंड है किसी एंगल पर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में हम रिजल्टेंट निकालते हैं 2 फोर्सेस का जो किसी पॉइंट पर लग रहे होते हैं और एक दूसरे से किसी एंगल पर होते हैं। दूसरी चीज आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारे 2 फोर्सेस ठीक है किसी पॉइंट पर लग रहे हैं और रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। हमारे पास पॉइंट था A और B पे हमारे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे से इंक्लाइन है, इनके बीच में क्या है, हमने एक पैरेललोग्राम लिया। ठीक है, यहाँ हमने साथ में एक स्ट्रेट ले लिया, ये हमने इसका रिजल्टेंट लिया, ये पूरा एंगल थीटा था, रिजल्टेंट आया ये एंगल अल्फा हो गया। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट आर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ये आर हमारा रिजल्टेंट फोर्स है इस P और Q दोनों फोर्सेस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमने क्या क्या डायग्राम में जो भी बताया है, 2 फोर्स कंसीडर करें P और Q बॉडी पर लग रहे हैं और उसका सेंटर है हमारे पास, फोर्स P रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स P अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है, Q भी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, इनके डायरेक्शन हमारे पास बाय OA से बता रहा है और Q भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय OB। अब हमने दोनों के बीच में एंगल लिया था थीटा, जो भी हमें पता है, उसका रिजल्टेंट हमारा आया दोनों फोर्सेस के बीच में R, जो क्या है हमारा, अगर मैं बात करूं तो OC ऑफ द पैरेललोग्राम जो है हमारा OACB पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब हमें रिलेशन बताना है PQR के बीच में। हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाला C, ठीक, जो हमारा CD है, और साथ में हमने क्या करा, ये AD लाइन आगे इसको मीट करा दिया, ये कह सकते हैं हमने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया तो हमें ये AD लाइन मिल गई। ठीक,
अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया CAD, साइड CA इज पैरेलल एंड इक्वल, साइड ये जो CA है ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है OB। तो अगर यहाँ पर Q फोर्स आ रहा है तो हमारा यहाँ पर भी तो Q फोर्स आ रहा होगा, है ना। यहाँ Q आ रहा है तो हमारा यहाँ भी Q आ रहा होगा, ठीक। तो क्या था, ट्राइंगल CAD साइड में CA पैरेलल और इक्वल है OB के, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है Q फोर्स। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक। रिजल्टेंट हमारा R है, R हमारा किस किस फोर्स का निकालना है, एंड रिजल्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट R OC पर है, ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वही हमने लगाई है OC, OD अंडर रूट OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा OD है, OD को मैं OA प्लस AD लिख सकती हूँ, बस मैंने वही वहां किया है, OD को OA प्लस AD लिया है, ठीक, का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। जहां पर हमारा OA में फोर्स P आ रहा है, ये हमें पता है OA में फोर्स P है, तो हमने यहाँ क्या करा, पहले हमने सारी वैल्यू निकाल ली, OA की वैल्यू, AD की और CD की वैल्यू, तभी तो हम इसके अंदर पुट करेंगे। AD मेरा क्या है, AC cos थीटा, AD AC और cos थीटा sin थीटा आपको पता ही है, ट्राइंगल से हमने यहाँ निकाला है। तो AD में और AC की वैल्यू Q है, जो पीछे हम बता चुकी हूँ। ऐसे ही सेम CD हमारा AC sin थीटा हो जाएगा और AC हमारा है। तो मैंने क्या करा, इस AD और CD की वैल्यू पुट कर दी, AD और CD की वैल्यू पुट कर दी, OA तो P है ही, ठीक। तो जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये आ गया P प्लस क्यू कॉस थीटा का होल इंटू स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा स्क्वायर। अब हमारे पास आइडेंटिटी है A प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A, ये तो है। तो हमने वो आइडेंटिटी ओपन कर दिया इसको, A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस Q, जो बचा था हमारा यहाँ Q साइन थीटा स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, वो होती है हमारी 1, वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा 1 हो गया, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा बचा। तो ये हमारा बचा के साथ साथ हम कह सकते हैं ये हमारा रिजल्टेंट आया है। अब हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया है, एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया, 2 फोर्सेस दिए, एंगल दिया और पूछा हमसे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस बता दो, तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास ये रहा रिजल्टेंट का, 2 फोर्सेस है, सारी वैल्यू रखो और आंसर आपको मिल जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक। देन ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास क्या था, जो इंक्लिनेशन आ रहा है रिजल्टेंट का, डायरेक्शन ऑफ जो हमारे पास फोर्स है P के साथ, फोर्स P तो है, ये जो इंक्लिनेशन अल्फा आ रहा है, की वैल्यू कितनी होगी, ये भी निकाल दो, tan अल्फा OC अपॉन, OC तो नहीं होना चाहिए, अपॉन OD, CD अपॉन OC, इसके साथ आ रहा है तो दिस अपॉन दिस, tan थीटा, यही तो होता है, ठीक। तो हमारे पास CD की वैल्यू है Q साइन थीटा, OD हमारा OA प्लस AD, सारी वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, वही यहाँ लिख दो। tan हमारा इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी इस अल्फा की वैल्यू, tan इनवर्स इन Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन, अगर आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप यहाँ से निकाल दोगे,
आपसे रिजल्टेंट पूछा जाएगा तो ये रहा, दोनों फॉर्मूले साथ साथ ये आप निकाल दोगे, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैक्सिमम केसेस में हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों चीजें हो गई। कहने का मतलब है अगर इसमें हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है और कोई और फोर्स पूछ लिया, बाकी चीजें कितनी चीजें 1 2 3 4 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 गिवन होंगी, एक पूछेंगे आराम से निकाल लोगे। सेम यही 1 2 3 देखो क्यू पी थीटा अल्फा 1 2 3 4, अगेन यहाँ पर भी 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 गिवन होगी, नेक्स्ट पूछ होगी तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है जब रिजल्टेंट पूछा है तभी, हो सकता है रिजल्टेंट की वैल्यू पूछी गिवन हो, एग्जाम में कुछ और पूछ ले, है ना। अब देखो आगे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन जिसमें पी क्यू की वैल्यू गिवन हो, थीटा की वैल्यू गिवन हो, रिजल्टेंट पूछा हो, आप कर लोगे। थोड़ा लैंग्वेज के साथ आज की क्लास के बाद आपके लिए जो होमवर्क बचता है, देखो अब हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम होमवर्क की बात करें। ये तो आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से करना है, के साथ साथ आपका अदर वर्क भी होगा, लेकिन जो भी है ये जो हमारी लो चल रही है पैरेललोग्राम वाली, ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल तो कर ही ले। 5 न्यूमेरिकल अगर आप लोग कर लोगे तो अच्छी प्रैक्टिस, एटलीस्ट 5 बोला है, ज्यादा कर सकते हो तो देख लेना 5 भी। और क्वेश्चन करते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बता देना, क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना, देन हम उसका सॉल्यूशन कर लेंगे आगे क्लास में। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया। ठीक है, कौन सी लो, इसी लो पर बेस, यही 2 चीजें हैं। मैं अब इस पे बेस हम करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, डिस्कस द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक, देखो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का बना दिया गया है, जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ न्यूमेरिकल की। ये 10 मार्क्स का कैसे बना दिया गया है, सबसे पहले डिस्कस द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जान पूछ के पूरा इतना डाला है, अदरवाइज मैं इसको यहाँ से भी डाल सकती, यहाँ से इसलिए डाला है जिससे आपको पता चल जाए 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उसमें उस क्वेश्चन में जो पैरेललोग्राम का डिस्कस है भाई, यही सब कुछ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो इसी को हम दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देंगे, यही हमारा उस फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट नाम दिया, इसको पार्ट नाम दे दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, अभी हम करके आए हैं। देन आता है हमारा 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस हैं जो इक्वल्स टू पी एंड 2p, मतलब जो हमने फोर्सेस Q और P पढ़ रहे थे तो वो यहाँ पर मेंशन है, एक P है एक 2p है। अब मैं यहाँ पर P Q और P के फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, हमने पैरेललोग्राम में P और Q के फॉर्म में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर P वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली रख देना। देखो क्वेश्चन के पैटर्न पर या क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके पे बेस हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अब हमारे पास 2 फोर्सेस है, एक P है एक 2p है, एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है किसी बॉडी पर लग रहे हैं। फर्स्ट फोर्स इन इनवर्सली बाय, नॉट इनवर्सली सॉरी, व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 100 न्यूटन। अभी क्या था हमारे पास P और 2p था, नेक्स्ट कंडीशन दे दी जब हमारा फर्स्ट फोर्स कितना है P, जब हमारा P हो जाए प्लस 100 सेकेंड कंडीशन में, एंड द सेकेंड फोर्स इज डबल, सेकेंड फोर्स डबल हो गया, जो 2p था वो अब कितना हो गया 2 into 2, p is equals to 4p हो। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब चेंज नहीं हुआ। अब आप लोग समझ रहे हैं ना, साथ में उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि फोर्स चेंज होने के बाद भी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स की वो चेंज नहीं हुई है, तो हमें वैल्यू ऑफ P बताना है, फोर्स की वैल्यू बतानी है। स्टार्ट करते हैं, जो हमने 2 फोर्स पढ़े हैं, यही तो था ना Q, अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये समझ लो ये P है और ये 2p है, कुछ समय बाद ये P हमारा 100 हो गया और ये हमारा 4p हो गया। ठीक,
जहाँ न्यूमेरिकल में डायग्राम की जरूरत होगी मैं वो भी बनवा दूंगी। फर्स्ट फोर्स P है, सेकंड फोर्स 2P है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में इसलिए मैंने F1 डैश और F2 डैश लगा दिया है। P हमारा P प्लस 100 बन जाता है और ये हमारा डबल हो जाता है विच इज 4P। अब हमें पता है, देखो हम डायरेक्टली जो मैंने बताया था रिजल्टेंट पूछा है तो सीधा रहे। अब यहाँ ना तो हमारे पास रिजल्टेंट ना कुछ है, तो कैसे करें, के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं तो हम इंक्लिनेशन पर आ जाते हैं। मैंने बोला सीधा सीधा पूछा होगा आप लोग निकाल लेंगे। टेन अल्फा हमने पढ़ा था भी पीछे, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, जहां पर क्यू हमारा क्या है, ये हमारी जो हमने पी और क्यू के टर्म्स में फोर्स पढ़े, तो ये हमारा F2, ये हमारा P वाला हो गया और ये हमारा Q वाला हो गया। ठीक है, तो टेन अल्फा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ मैंने इनकी वैल्यू रख दी 2p साइन थीटा अपॉन पी प्लस 2p कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बट हमें अच्छे से मेंशन करके आना चाहिए, नंबर चाहिए तो प्रॉपरली लिख दो, क्वेश्चन से ही तो लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p हमारा चेंज हो गया p प्लस 100 में और 2p हमारा चेंज हो गया 4p में हो गया। और क्वेश्चन में मेंशन है कि जो हमारी सॉरी, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, सेम रहेगी। सेम रहेगी तो एंगल चेंज होना ही नहीं, अल्फा अल्फा रहना है। तो टेन अल्फा, अब हमारे क्यू और पी चेंज हो जाएंगे 4p साइन थीटा अपॉन पी प्लस 100 प्लस 4p कॉस थीटा। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, सेम रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इक्वल रख दो। अब देखो, वैसे अगर हम बात करें, P से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 4, यहाँ हमारा बचा 1, यहाँ बचा 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर तो करा है। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसा मैंने बताया, ये कट से P कट के 2, यहाँ अगर मैं लिखूं बीच में ऐड कर देती हूँ p प्लस 100 प्लस 4p कॉस थीटा, ये 2 है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी, पॉजिटिव साइन है, इक्वल्स टू के साथ जब इधर जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाता है तो साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, पता होगा। तो ये 2p माइनस 2p माइनस 2 2 4p कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर से सब इधर आ चुका है। 4p कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। देन हमारे पास क्या बचा, इसके आगे लिख देती हूँ, ये बचा हमारे पास p प्लस 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 100 और माइनस p बचा, 1p कैंसिल आउट हो गया, तो p इज इक्वल टू 100 हो गया। चाहे तो ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो 100 इज इक्वल टू, तो हमसे जो p की वैल्यू पूछी थी वो हमारी वैल्यू आ गई है, और वो जो वैल्यू है वो है हमारी 100 न्यूटन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, नहीं है तो होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दो फोर्सेस गिवन थे P एंड 2P, एक रिजिड बॉडी पर लग रहे। के बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट फोर्स है, अब उसने फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट ये होगा हमारा, क्योंकि उसने ये तो मेंशन नहीं करा कि भाई ये कहाँ क्या है कौन, तो जो पहले लिखा है वही फर्स्ट होगा। फर्स्ट फोर्स ये होगा, सेकंड फोर्स ये होगा। फर्स्ट फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है 100 से, तो P प्लस 100 हो गया। सेकंड फोर्स डबल हो रहा है, तो 2 2 4, ये हो गया हमारा 4P। अब हमारी डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट की वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमें इस P फोर्स की वैल्यू बतानी है। अब मैंने बोला था रिजल्टेंट का है, तो आप रिजल्टेंट, अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्या हमारे पास ये दोनों चीज, सिर्फ रिजल्टेंट, ये हमारा इंक्लिनेशन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इसको उठाओ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, सारी वैल्यूज रखो, दूसरी कंडीशन की भी रखो, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ मैंने क्यू
सारी वैल्यूज कर दी, ठीक, इक्वेशन 1 बन गई। अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता होता तो हम कर देते। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P हमारा P+100 में चेंज हो गया है एंड 2P हमारा 4P में चेंज हो गया है, और जो हमारी डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो 4P sin थीटा अपॉन ये भी tan अल्फा है, ये भी tan अल्फा है, ऐसे भी समझ सकते हो। दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल रखने के बाद जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, आंसर आपका P+100 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप कर ही लेंगे, तो बेटर है कि हम थोड़े से क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन देख लेते हैं अभी, फिर थोड़ा और हाइयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो फोर्स P और Q इंक्लाइन है एट एन एंगल 75 डिग्री पर, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 100। देखो P और Q है, इंक्लाइन है 75 डिग्री एंगल पर, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 100 न्यूटन। The angle between the resultant and the force P is 45 degree. क्या बोला मैंने? The angle of resultant and the force P is 45 degree. Determine the magnitude of P and Q. तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन है, सोचने समझने की जरूरत नहीं। रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू हमें पता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा होता, गड़बड़ है, हाँ ये रहा P² प्लस Q² प्लस 2PQ साइन थीटा। अब आप 1 मिनट दे दो, 1 मिनट कैसे साथ साथ डिस्कस करते हैं, देखो कहाँ पता चला कमी कहाँ है। बुक्स में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ये है और हमारे पास हमें रिजल्टेंट भी गिवन है, तो हम रिजल्टेंट भी बनाएंगे, रिजल्टेंट, ठीक। अब हमें क्या कहा गया है, P और Q फोर्सेस और Q वो ले लो, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट R है, इंक्लाइन है हमारा एंगल से, और मैग्नी इंक्लाइन P एंड Q एक दूसरे से, P एंड Q एक दूसरे से 75 पर है, और ये हमारा थीटा होता है 75। और जो रिजल्टेंट और P फोर्स है, रिजल्टेंट और P फोर्स ये एक दूसरे से 45 डिग्री पर हैं। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारा थीटा है विच इज 75 डिग्री, और ये मेरा अल्फा है विच इज 45 डिग्री। यहाँ भी आएगा क्या, कॉस थीटा, तभी तो आएगा यहाँ 75 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ऐसे ही हमारे आगे भी चेंज हो जाएंगे। और दूसरी चीज हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको ये इस कंडीशन में चेंज हो सकता है, अगर मैं इसको P बना दूं तो Q बना दूं, तो ये मेरा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे सब जो गिवन डेटा है वो लिख लिया, रिजल्टेंट गिवन है तो रिजल्टेंट की वैल्यू रखो, थीटा भी गिवन है, थीटा की भी वैल्यू रखी। थीटा की वैल्यू रखने के बाद P और Q हमें पता ही नहीं है, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना तो है। ये हमारी एक इक्वेशन बनी, ठीक, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पता थी P Q के टर्म्स में। अब हमारे पास इंक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है, R पे डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस P के रेस्पेक्ट में, तो हमें उसका भी फॉर्मूला पता है, ठीक। फॉर्मूले में अब आप यहाँ भी देख लो, यहाँ क्या देखना है हमें, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन कॉस, ठीक है, चेंज हो गया। tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, थीटा की भी वैल्यू है, लिख दो। लिखने के बाद हमारे पास एक ये इक्वेशन आई, P प्लस 0.259 इज इक्वल्स टू 0.966,
तो मैंने क्या करा, इसको इधर ले जाओ। कहने का मतलब है P के फॉर्म में हमारे पास वो P की वैल्यू हमारे पास Q के फॉर्म में आ गई विच इज 0.707 Q। अब इसको किस इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन है P, जो मेरे पास P की वैल्यू आएगी Q को फॉर्म में, तो इस P की जगह वैल्यू रख दो 0.707 इंटू Q। जब हम ये वैल्यू रखेंगे सॉल्व करेंगे तो एक Q ही अननोन था, वो आ जाएगा हमारे पास 73.22। जब हम इसको सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं रख दूं, Q की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दूं, तो मुझे ये भी मिल जाएगा। ये कितना आया 51.76 न्यूटन। ठीक है, हमसे फोर्सेस पूछे थे, और हमेशा याद रखना कि सेंटेंस फ्रेमिंग भी कर कर आना आंसर की। P आया है 51.76, Q आया है 73.2 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, अब एक बार देख लो वापस से, दो फोर्सेस है P और Q जो इंक्लाइंड है एक दूसरे से, इस पर 75 डिग्री पर रिजल्टेंट R गिवन है हमारा, और P और रिजल्टेंट के बीच में 45 डिग्री डिटरमाइन करना है हमें, मैग्नीट्यूड P और Q की वैल्यू बतानी है। और इसके साथ साथ आप डायरेक्शन चेंज ना करते हुए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में जो हमने सिंबल जैसे रखे हैं वैसे ही रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो मिस्टेक थी वो मैंने अभी क्लियर कर दी है। थीटा की वैल्यू, अल्फा की, आर की वैल्यू गिवन है, रिजल्टेंट निकालो, इक्वेशन फॉर्म होगी। इंक्लिनेशन हमें गिवन है, tan अल्फा, फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन लिखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलने के बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दो तो Q और P दोनों वैल्यू हमें। आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कंपोनेंट जो हमें फोर्स गिवन होता है उसका दो डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं रिजोल्यूशन। जरा देख लें, बस इसको भी एक बार पढ़ने की जरूरत है, बाई चांस आ जाए तो कह नहीं सकते एग्जाम में 2 मार्क्स में। हम जब कंपोनेंट निकालते हैं किसी भी फोर्सेस का दो डायरेक्शन में, एक्स और वाई, जैसे यहाँ डायरेक्शन दिखाई गई है, तो वही जो फोर्सेस हमारे आते हैं, पहली बात तो जो निकालते हैं उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। दिस कंपोनेंट फोर्सेस विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी एज द गिवन सिंगल फोर्स। ये दोनों जो हम निकालते हैं ये सेम इफेक्ट करते हैं जो हमारा फोर्स गिवन होता है उसकी तरह। अब हमने एक फोर्स लिया है, ठीक है, सिंगल आर है हमारा। अब रिक्वायर्ड है कंपोनेंट निकालने के लिए, जो हमारे P और Q हमने लिए हुए, P हो जाएगा हमारा R cos अल्फा और Q हो जाएगा R sin अल्फा, तो हमारे हो जाएंगे। इसको आप एक बार देख लेना। तो आज की क्लास में हमारे पास इतना ही है पढ़ने के लिए, ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो हो सकता है कंफ्यूज हो आप लोग, क्योंकि आज की क्लास में छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन ऑलरेडी वो बहुत सारी हो गई हैं, इसीलिए ज़्यादा टॉपिक एक साथ कराना सही नहीं है। एक बार फटाफट से आप देख लो शॉर्टली। हमने हमारे जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हमने देखा मैकेनिक्स क्या होता है, उसके पार्ट्स हमने देख लिए। देन हमारे पास था बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स, हमने न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। देन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने देख लिया है, ठीक। इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट भी हमने पढ़ लिया है। देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। देन आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो ये भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। देन आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस विच इज मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फर्स्ट यूनिट, तो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद हमारे पास इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक। देन हमने एक लास्ट टॉपिक हमने देखा हमारा जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वो भी हमने देख लिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पर बेस मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, जैसे करिए। जिस टॉपिक में जहाँ जैसी भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन हम वो डिस्कस कर लेंगे। बस इतनी सी चीज़ याद रखना, ये 1 नाइट वाला सब्जेक्ट है, इसमें हमें अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि हम अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिर्फ पास नहीं होना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करते रहिए, सिर्फ यही नहीं सारे सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।